नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम लेकर के उपस्थित हूं। हम लोग इसके छठे अंक को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। पूरी टेक्स्ट के साथ मैं आप लोगों के सामने इसकी व्याख्या कर रहा हूं। छठा अंक जो कि सेतु का कार्य करता है। आप कह सकते हैं कि इस पूरे नाटक के दर्शन का जो आधार है, जो दर्शन की आधार भूमि है, वह छठा अंक है। संदेश, संकेत, घटना, उपघटना, परिवर्तन, क्रांति आदि ऐसे जितने भी सारे समीक्षा परक शब्दों का आप प्रयोग करें, उन सारे शब्दों का, उन सारे प्रतीकों को हम इस छठे अंक में पाते हैं। प्रसंग चल रहा है कि चारुदत्त की गाड़ी वसंत सेना को लाने के लिए गई हुई है। गाड़ी रोड पे चल रहा है, राजमार्ग पर है, लेकिन जैसा हर समय होता है, आज की भी यही स्थिति है और पुराने जमाने की भी यही स्थिति थी कि रोड पे जाम लगा हुआ है, गाड़ी को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा है, इसीलिए गाड़ी अपने को बाइफर्केट करके उस जगह से चेंज करके और चारुदत्त के घर के सामने आकर के लगा देता है। एनीवे, वो चल रहा होता है कि इसी बीच वो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता है और अब गाड़ी बढ़ाने के बाद जो चेट है वो कहता है, अपसारिता मया शकटाह तद्यावत गच्छामि। ठीक है, मैंने अपनी गाड़ी को आगे हिला दी है या आगे मैंने बढ़ा दी है, तो चलो अब चलते हैं। इति नाट्येन अधिरुह्य चालयित्वा। तो एक चीज के लिए ध्यान रखना है कि दो चेट है, दो गाड़ी है। एक गाड़ी जो कि चारुदत्त ने भेजी है और एक गाड़ी अपने नॉर्मल रूप में चल रही है, जिसे कि शकार के सामने जाना है, शकार के पास जाना है। तो शकार का जो चेट है, गाड़ीवान है, वो अपनी युक्ति से, अपने पावर का प्रयोग करते हुए यह नाम लेते हुए कि यह स्थावरक की गाड़ी है, उनको गाड़ी वाले रास्ता देते हैं, वो आगे निकल आता है और आगे अपनी गाड़ी को लेकर के चलने लगता है। जैसे ही गाड़ी चलती है, हम आप सभी जानते हैं कि जब हम अपनी गाड़ी चलाते हैं तो कभी गाड़ी हल्की लगती है, कभी गाड़ी भारी लगती है, और जब गाड़ी जब भार युक्त होती है और हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अचानक गाड़ी ये उसमें भार क्यों आ रहा है, भारी क्यों लग रही है। तो यहां पर स्थावरक भी जब अपनी जो स्थावरक का जो चेट है, जब वो अपनी गाड़ी लेकर के आगे बढ़ता है, तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि गाड़ी अचानक से भारी हो गई है। अभी तो ठीक ठाक चली आ रही थी। तो कहते हैं भारवत प्रवहनम। प्रवहनम यानी गाड़ी जो है वो भारवत अर्थात भार से युक्त है। ऐसा लग रहा है कि गाड़ी भारी हो गई है। इसकी चाल जो पहले स्विफ्ट थी, जो हल्की थी, वो अचानक से भारी लगने लगी है। फिर स्वयं अनुमान करता है कि अथवा यानी या यूं कहें कि चक्र परिवर्तनेन परिश्रांतस्य भारवत प्रवहनम प्रतिभासते। भाई, चूंकि जब मैं गाड़ी का चक्का बदल रहा था या गाड़ी के चक्के को अर्थात जो पहिया है, उस पहिए को जब मैं इधर उधर हिला डुला रहा था, तो उस कारण मैं थक गया होऊंगा और उसकी थकान के कारण यह गाड़ी जो है मुझे भारी प्रतीत होती है। ठीक है, अच्छी बात है, कोई नहीं, ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। तो भवतु, चलो चलते हैं। गमिष्यामि यातम। गमिष्यामि तो मैं अब चलता हूं। यातम गावो यातम। अरे ओ गाड़ी, अरे और बैल, चल चल। हम इसी तरह से जो इशारा करता है गाड़ीवान, और गाड़ी चल पड़ती है, बैल जो है वो आगे निकल पड़ता है। इसी बीच नेपथ्य से आवाज आती है, अरे रे दौवारिका। जैसा मैं कह रहा हूं कि ये जो दौवारिक हैं, वस्तुतः ये सुरक्षा कर्मी लोग हैं। राज्य की सुरक्षा के लिए, नगर की रक्षा के लिए प्राचीन काल में भी राजा महाराजा लोग उस प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति करते होंगे। उनकी ये जिम्मेवारी होती होगी कि आम नागरिक के ऊपर किसी प्रकार की समस्या ना हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए वे सुरक्षाकर्मी निरंतर जो है नगर में परिभ्रमण करता रहे। तो ये जो दौवारिक है, वो उसी रूप में वो नगर परिभ्रमण करने वाला ये सुरक्षा कर्मी हो सकता है।
तो नेपथ्य से आवाज आती है, उसे ऐसे सुरक्षा कर्मियों को संबोधित करते हुए आवाज सुनाई पड़ती है कि अप्रमत्ताः स्वेषु स्वेषु गुल्मस्थानेषु भवत, कि अपने अपने गुल्म स्थान, गुल्म जिसे आज हम चौकी कहते हैं या बीट जिसे कह ले, या छोटे छोटे जगहों पर जो पुलिस के इकट्ठा होने के, सुरक्षा कर्मी के इकट्ठा होने के लिए जगह बनाए जाते हैं, उसके लिए गुल्म शब्द प्रयोग है। और बड़ी सुंदर व्याख्या इस गुल्म शब्द की आपको मनुस्मृति के 7वें अध्याय में प्राप्त होगी। तो गुल्म जो है वही पुलिस चौकी कह लें या आप बीट बॉक्स कह लें, और इन लार्जर लेवल मैक्सिमम हम ले जा सकते हैं तो इसको हम पुलिस स्टेशन यानी थाना कह लें। तो कहते हैं कि अप्रमत्ताः स्वेषु स्वेषु गुल्मस्थानेषु भवत, यानी अपनी अपनी जगह पे जहां जहां तुम लोगों की नियुक्ति है ऐसी ऐसी जगहों पर आप सारे के सारे लोग सावधान हो जाओ। इसको यूं कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, जागते रहो, जागते रहो। इस प्रकार का यह एक अलार्म है, एक यह अचानक उत्पन्न होने वाली समस्या के प्रति संकेत है। तो ठीक है, अचानक फिर आवाज आती है कि एषः अद्य गोपाल दारको गुप्तिम भंक्त्वा गुप्ति पालकम व्यापाद्य बंधनम भित्वा परिभ्रष्टः अपक्रामति। हम सिंपल से लेते हैं कि एषः गोपाल दारकः, यह जो ग्वाले का बेटा है। गोपाल शब्द जो है वो ग्वाला के लिए आता है हमारे यहां पूरे उसमें, और गोपाल शब्द का ही अपभ्रंश ग्वाल है, इस चीज को हम लोग समझ लें। तो यह आज जो ग्वाले का बेटा है वह क्या है कि अपक्रामति, भाग रहा है। भाई गोपाल जो ग्वाले का बेटा है वो भाग रहा है। कहां से भाग रहा है, कैसे भाग रहा है? तो बड़ा सुंदर प्रयोग है, गुप्तिम भंक्त्वा गुप्ति पालकम व्यापाद्य और बंधनम भित्वा। गुप्ति शब्द का अर्थ यहां पर जेल है, कारागार है। तो यह गोपाल दारक इंप्रिजन्ड था, ठीक है। तो ऐसे में कहता है कि जेल को तोड़ करके गुप्तिम भंक्त्वा गुप्ति पालकम व्यापाद्य, गुप्ति पालक, गुप्ति का अर्थ अगर जेल है तो जेल का पालक अर्थात जेल कर्मी यानी जेलर, ठीक है, जो जेल का अधिकारी है, प्रमुख अधिकारी, उस गुप्ति पालकम व्यापाद्य, जेलर को मार करके, और बंधनम भित्वा, बंधन यानी जेल में जब किसी कैदी को रखा जाता है तो उसको जंजीर पहनाया जाता है, पुराने जमाने में भी बांध के रखा जाता होगा। तो बंधनम भित्वा यानी बंधन को तोड़ करके, परिभ्रष्टः भागा हुआ, जेल से निकला हुआ, अपक्रामति भाग गया है, भाग रहा है, तद्गृह्णीत तद्गृह्णीत, उसको पकड़ो, उसको पकड़ लो। अब अगर हम सिंपल दें तो मैं समझता हूं कि इसमें जो क्रम होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मृच्छकटिकम में जो संवाद जिस प्रकार मिलता है उसमें तो पहले गुप्तिम भंक्त्वा है, फिर गुप्ति पालकम व्यापाद्य है, फिर बंधनम भित्वा है। मैं इसे ऐसा समझता हूं कि यह पहले होना चाहिए बंधनम भित्वा, फिर होना चाहिए गुप्तिम भंक्त्वा, और फिर होना चाहिए गुप्ति पालकम व्यापाद्य। अस्तु, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा कोई ऐसी तर्क की बात नहीं है जिस व्याख्या को बढ़ाऊं, लेकिन सिंपल सा है कि पहले बंधन तोड़ेगा फिर जेल तोड़ेगा। अगर बंधन में रहेगा तो जेल नहीं तोड़ पाएगा, तो इसलिए पहले बंधनम भित्वा में कह रहा हूं कि पहले उसने अपने बंधन को तोड़ा होगा, कड़ी जो लगी होगी हाथों में उनको तोड़ा होगा, फिर जेल, जिस जेल के शलाखे के पीछे वह बंद होगा जिस कमरे में, उस जेल के द्वार को तोड़ा होगा, फिर वहां से निकल करके जेलर को मारा होगा, और फिर उसके बाद मार करके यह भाग गया होगा। तो ऐसा वह जो ग्वाले का बेटा है उसको पकड़ो, पकड़ो और पकड़ो। इसी बीच अब मंच पर, चूंकि रंगमंची ये है, रंगमंच के हम नाटक खेलते हैं, नाटक लिखा जा रहा है, उस नाटक का हम आस्वादन कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है, प्रविश्य अपटिक्षेपेण सभ्रांतः एक चरण लग्न निगडोव गुंठित आर्यकः परिक्रामति। पीछे जो शब्द आया था गोपाल दारक, वहां पर तो केवल एक विशेषण मात्र से हम समझ रहे हैं कि ग्वाले का बेटा कोई है, लेकिन अब इस ब्रैकेट से हमें मालूम पड़ रहा है, हमें जानकारी मिल रही है कि उसका नाम भी है, और वह नाम है आर्यक। आर्यकः परिक्रामति, यानी मंच पर वो जो आर्यक है, जेल तोड़ करके जो आने वाला वह चरित्र है, वह उस पर परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा का मतलब यह हुआ कि
भागता हुआ उसको दिखाया जाएगा। तो जेल पर कैसे दिखाया जाएगा, स्टेज पे कैसे दिखाया जाएगा? तो अभिनय का वह फॉर्म है। कैसे प्रवेश करेगा? तो नाटकीय दृष्टि से कपड़े लेकर के दो गौण चरित्र या दो छद्म चरित्र उनको लेकर के आगे बढ़ते जाएंगे मंच पर, और उसके पीछे छिप करके वह प्रवेश करेगा। संभ्रांत यानी घबराया हुआ, हड़बड़ाया हुआ। भाई देखिए, जेल से निकला है और अब यदि पकड़ा जाएगा तो उसको फांसी की सजा हो सकती है, कठोर से कठोरतम दंड उसको मिल सकता है, क्योंकि जेल को तोड़ करके भागा है और जेलर को मार करके भागा है। तो ऐसी स्थिति में तो इसलिए वो घबराया हुआ है कि कहीं फिर से पकड़ा न जाऊं। और उसकी स्थिति क्या है? एक चरण लग्न निगडह, निगड यानी जंजीर, श्रृंखला, चेन। एक पैर में अभी भी वह चेन लगा हुआ है, वो जंजीर जो है, वो श्रृंखला जो है लगी हुई है। तो इस प्रकार मानो कि एक पैर में वो जंजीर होगी तो पैरों को घसीटते हुए वो भागेगा, निकल रहा होगा स्टेज पे, उसको दिखाया जाएगा। ये तो उस चेट से भिन्न है। अचानक वह चेट अपने मन में ही कहता है कि महानगर्याम संभ्रम उत्पन्न, कि इस महानगरी में, ये जो शहर है, इस शहर में बड़ी स्थिति खराब हो गई है। संभ्रम मतलब एक प्रकार का भय उत्पन्न हो गया है, एक प्रकार का कोलाहल उत्पन्न हो गया है। स्वाभाविक है, जब कोई अपराधी कहीं से भागता है, दौड़ता है, तो सब पूरे इलाके में हड़बड़ाहट सी मच जाती है। तो वही संभ्रम उत्पन्न की स्थिति है। तो त्वरितम गमिष्यामि, मैं भी जल्दी से अपनी गाड़ी को ले जा रहा हूं, मैं भी अपनी गाड़ी को जल्दी से भगा रहा हूं। और ऐसा कहकर वह स्थावरक चेट जो है वो निकल चलता है। आर्यक अब वहां स्टेज पे है। स्टेज पे अब वो अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करेगा, अपने को बताएगा, अपना परिचय दे रहा है। पहला डायलॉग है ठीक वहीं से जहां से हमने निगड़गडित, हमने उनको निगडित शब्द जो लिया है। हित्वा हम नरपति बंधनापदेश व्यापत्ति व्यसन महार्णवम महांतम पादाग्रस्थित निगडैक पाशकर्षी प्रभ्रष्टो गज एव बंधनाद भ्रमामि। सिंपल सा लेते हैं। इस पद्य का जो पहला शब्द है हित्वा अहम, तो हम यहां कर ले अहम हित्वा, यानी मैं छोड़ करके, भ्रमामि क्या है कि मैं भटक रहा हूं, यानी छोड़ करके भटक रहा हूं। सरल वाक्य बनाया, अहम हित्वा भ्रमामि। लेकिन छोड़ करके, किसको छोड़ करके? तो जितने भी द्वितीया विभक्ति एक वचन वाला शब्द इसमें दिखाई देगा उसको त्याग करके। तो सबसे पहला शब्द हमारे पास लेते हैं, दूसरी पंक्ति का जो अंतिम शब्द है महांतम, क्योंकि यह महांतम जो है यह विशेषण है। किसका विशेषण है? तो नरपति बंधनापदेश व्यापत्ति व्यसन महार्णवम। अब इस प्रकार बनेगा कि अहम महांतम नरपति बंधनापदेश व्यापत्ति व्यसन महार्णवम हित्वा भ्रमामि। ठीक है, मैं भटक रहा हूं। महांतम यानी महान, विशाल, बहुत बड़ा, बहुत बड़े। अर्णवम हित्वा, अर्णव यानी समुद्र को, महार्णवम हित्वा, समुद्र को मानो छोड़ करके भटक रहा हूं। लेकिन कैसा समुद्र? तो उसको भी देख लीजिए। कह रहे नरपति बंधनापदेश। नरपति यानी राजा। राजा कौन? तो उस समय का जो राजा पालक है, उस पालक के कैद के बहाने, यानी पालक ने मुझे कैद में डाल दिया था, तो उस कैद के बहाने व्यापत्ति व्यसन, व्यापत्ति संकट, व्यसन समस्या, जो संकट है, जो आपत्ति रूप, इस प्रकार की ये जो मुसीबत रूप, जो संकट रूप जो महासमुद्र है, अर्थात समुद्र के समान जो मेरी यह विशाल समस्या है, मेरा जो यह विशाल कष्ट है, उस कष्ट का परित्याग करके मैं आर्यक भ्रमामि, भटक रहा हूं। कैसा आर्यक? अब अहम का विशेषण देखिए, प्रथमा विभक्ति एक वचन। गज इव उपमा है, हाथी की तरह। किस हाथी की तरह? तो पादाग्रस्थित निगडैक पाशकर्षी प्रभ्रष्ट। पादाग्रस्थित यानी पैर के अगले हिस्से में स्थित,
निगडैक पाशकर्षी, निगड़ यानी जंजीर मात्र, एकमात्र जंजीर के बंधन को घसीटने वाला और जेल से छूटा हुआ, गजैव बंधनात् भ्रष्ट प्रभ्रष्ट, मानो उस बंधन से छूटे हुए हाथी की तरह मैं इधर उधर भटक रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, कहानियों में भरे पड़े होते हैं। हाथी को दिखाया जाता है कि हाथी के पैर में जंजीर बंधा होता है और कभी कभी हाथी उस जंजीर को तोड़ करके जिस प्रकार अपने पैर के आगे हिस्से में, अर्थात जो पैर है उस पैर के तलवे के ऊपर में और जो नी के नीचे का हिस्सा है वहां पर जंजीर हाथी के बंधे होते हैं, तो उसको घसीटते हुए वह जो हाथी है वो भागता है। उसी प्रकार मानो मैं आर्यक अपने पैर में लगे हुए जंजीर को घसीटता हुआ इस बंधन से मुक्त हो करके मैं भटक रहा हूं, अपनी जान बचा रहा हूं, मैं छिपते छिपाते यहां आया हूं। यह पूरे उस पद्य का सार है। मूल रूप से अगर इस पद्य में आप जाकर के देखें तो कोई संदेश नहीं है, कोई संकेत नहीं है, कोई सूक्त नहीं है, कोई सूक्ति नहीं है। वस्तुतः यह आर्यक का एक सजीव चित्रण है। दूसरे शब्दों में इस पद्य को पढ़ करके हम आर्यक नामक चरित्र की वेशभूषा का निर्माण करेंगे और मंच पर जब आने वाला आर्यक है वो इस प्रकार दिखना चाहिए। यहां जरूरी नहीं है कि इस संवाद को सुनाया ही जाए, बल्कि इसी रूप में आर्यक जो है वो मंच पर दिखाई पड़ना चाहिए। उनके पैरों में जंजीर होना चाहिए और वो पैर को घसीटते हुए आगे बढ़ता चलेगा। फिर कहता है आर्यक भो अहम खलु सिद्धादेश जनित परित्रासेन राजा पालकेन घोषादानीय विशसने गूढ़ागारे बंधनेन बद्ध तस्माच्च प्रिय सुहित शरविलक प्रसादेन बंधनात् परिभ्रष्टोस्मि अश्रूणि विसृज्य। हर व्यक्ति जीवन में भावुक होता है, कष्ट देने वाला भी, कष्ट पाने वाला तो होता ही है। ब्रैकेट में देखिए कितना ही सुंदर शब्द अचानक आ गया कि कहां एक हम रौद्र रूप देख रहे थे, कहां एक हम एक ऐसे अपराधी की कल्पना कर रहे थे, एक कठोर व्यक्तित्व की परिकल्पना लेकर के चल रहे थे कि आर्यक ऐसा होगा जिसने जेलर को मारा, जिसने बंधन को तोड़ा, जिसने कारागार को तोड़ा, जिसके पैर में जंजीर जकड़ा हुआ है। हम उस आर्यक की परिकल्पना कर रहे हैं और दूसरे ही क्षण वही आर्यक अपनी आंखों से आंसू टपका रहा है और आंसू टपकाते हुए बोल रहा है कि हम खलु सिद्धादेश जनित परित्रासेन। परित्रास का अर्थ होता है डर, भय। तो सिद्धादेश जनित यानी मैं, अहम खलु मैं सिद्धादेश। अब सिद्धादेश शब्द का अर्थ होता है ज्योतिषी। सिद्ध यानी ज्योतिष और सिद्धादेश यानी ज्योतिषियों का कथन। हमारी जो परंपरा रही है, हमारा समाज रहा है, ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के ऊपर ही चलती रही है और ज्योतिषी लोग भविष्यवाणी करते हैं और तदनुसार हमें दिखाया जाता है कि ज्योतिषों की भविष्यवाणी सत्य हुई। उदाहरण है आपके सामने, अगर आप लोगों ने स्वप्न वासवदत्तम पढ़ा होगा तो स्वप्न वासवदत्तम के प्रथम अंक में ही योगंधरायण के संदेश से हमें यह ज्ञात होता है कि आने वाली जो राजकुमारी पद्मावती है उसके विषय में ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की है कि इसका विवाह जो है वह उदयन से होगा। तो ठीक इसी प्रकार इस मृच्छकटिकम में भी वह प्रसंग हम पाते हैं कि शायद ज्योतिषियों ने कोई भविष्यवाणी की थी और वह भविष्यवाणी यह की थी कि आर्यक जो है यह राजा को राजगद्दी से गिरा करके स्वयं यहां का राजा बनेगा। तो उस भविष्यवाणी के डर से राज्ञा पालकेन, मित्रों आप लोग भली भांति जानते हैं कि जब भी कभी किसी के विरुद्ध वो भविष्यवाणी होती है तो जिसके लिए जो कारणभूत होता है उस भविष्यवाणी का, जिसके लिए वो भविष्यवाणी की जाती है, उसके आगे पीछे जो है राजा, प्रशासन तंत्र आदि उनको अरेस्ट करने के लिए लग जाते हैं। यह केवल मृच्छकटिकम का उदाहरण नहीं है। आप सारे लोगों ने श्री कृष्ण के जीवन की घटनाओं को अगर आपने देखा होगा
तो जब देवकी को कंस लेकर के जा रहा होता है तो भविष्यवाणी होती, आकाशवाणी होती है कि तुम्हारा जो बेटा है वो बेटा जो है वो कंस की हत्या करेगा। परिणाम क्या होता है कि इस भय से कंस अपनी प्यारी बहन को ही अपने बहनोई के साथ कारागार में बंद कर देता है। और जब जब देवकी किसी संतति को जन्म देती है तब तब देवकी क्या है उसका कंस क्या है उसको मरवा देता है, ताकि हमारा अपना जीवन सुरक्षित रहे, उस कंस का जो जीवन है वो सफल चलता रहे। तो इसी प्रकार का मानो पालक नामक जो समकालीन राजा है उसको भय है कि ये जो आर्यक है ये कहीं मेरी राज्य सत्ता से मुझे च्युत न कर दे, तो चलो इसको कारागार में ही डाल देते हैं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न आर्यक बाहर निकलेगा और न ही मेरी सत्ता में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी। तो उस भय से राजा पालक ने घोषादानीय उद्घोषणा के कारण सारी जगह ढोल ये आदि पिटवा करके उनको क्या है विशसने आनीय वध्य भूमि में ला करके, विशसन का अर्थ है यहां पर वध्य भूमि, यानी वध्य भूमि में ला करके गूढ़ागारे बंधनेन बद्ध, एक जो छद्म कारागार है, अत्यंत रहस्यमय कारागार है, जिसे हम काल कोठरी कह सकते हैं, ऐसी काल कोठरी में बंधनेन बद्ध मुझे जंजीर में जकड़ के डाल दिया है। मूल शब्द है विशसने आनीय, जो विशेषण है वध्य भूमि में, इसका यह मतलब है कि आने वाले दिनों में शायद आर्यक को या तो फांसी डाल दे या आर्यक की मृत्यु निश्चित है, इसीलिए विशसने शब्द यहां प्रयोग है, संकेत यही है। और तस्माच्च, लेकिन क्या हुआ इसी बीच में, आप लोग सभी अगर 5वें अंक को स्मरण में लाएं जहां पर कि शर्विलक और मदनिका वाला वृत्तांत है, तो उस शर्विलक के माध्यम से हम क्या पाते हैं कि जब शर्विलक मदनिका को वसंत सेना के पास से छुड़ा करके वापस लौटता है, अचानक उसको स्मरण में आता है अपने मित्र आर्यक की बातें, और वो बीच रास्ते में ही मदनिका को छोड़ करके और वह चला जाता है अपने मित्र आर्यक को बचाने के लिए। और वही शर्विलक जो है वह जेल से इसको छुड़वा करके या कोई ना कोई एक ऐसी योजना बनाएगा जो कि आर्यक को जेल से भागने में सहायता पहुंचाएगा। तो यहां पर वही बातें कही जा रही है कि इसलिए प्रिय सुहृत शर्विलक प्रसादेन, अपने प्रिय मित्र शर्विलक की कृपा से बंधनात् अर्थात जेल से, कैद से, परिभ्रष्टोस्मि, मैं छूटा हुआ हूं, आर्यक भावुक हो जाता है और आंखों से आंसू टपकाने लगता है, क्योंकि अपने स्वजनों से दूर बिना किसी भी अपराध का व्यक्ति जेल में बंद है और सारा कष्ट सहन करके उसका एक मित्र उसे जेल से छुड़ाता है, तो आर्यक भावुक है और उसी भावुकता के कारण, अपने मित्र स्नेह के कारण वह आंसू प्रकट करने लगता है और बोलता है, अपने भाग्य के ऊपर में टिप्पणी करते हुए कहता है कि भाग्यानि में यदि तदा मम कोपराध यद वन्यनाद इव संयमितोस्मि तेन दैवी च सिद्धिरपि लंघयितुम न शक्या गम्यो नृपो बलवता सह को विरोध। बहुत बढ़िया पंक्ति है। और अगर आखिरी पंक्ति को देखें तो आप लोग रिकॉल कर पाएंगे कि इस तरह के वाक्य संस्कृत साहित्य में अन्यत्र भी प्रयोग में लाए गए हैं। हम पहले इसके ऊपर के निहितार्थ को समझें। यदि भाग्यानि में, यानी यदि मैं भाग्यानि, अर्थात मेरा यदि भाग्य है, यदि मेरा भाग्य ही ऐसा है कि मैं ऐसा करूंगा या वैसा करूंगा या मेरे जीवन में ये समस्याएं आएंगी या मैं ऐसा सफल होऊंगा, यही तो भाग्य है ना, जिसे हमने देखा नहीं आगे क्या होने वाला है, वो घटित होता है, हम कहते हैं कि यह सब भाग्य का खेल है। तो भाग्यानि में यदि मेरा भाग्य ही यदि ऐसा है तो तदा मम कोपराध, इसमें मेरा क्या अपराध है, यानी भाग्य ने मुझे पालक की सत्ता को विखंडित करने के लिए भेजा है या नियति ने मेरे हाथों से ही उस पालक के पतन को लिख दिया है, तो इसमें मेरा क्या दोष है। हर व्यक्ति यही कहता है। बड़ा सुंदर ये विमर्श का विषय है कि कहीं भी किसी भी प्रकार का भाग्य और कर्म जब है जो हमारे साथ जिनका एसोसिएशन है और यदि मैं ऐसा कर रहा हूं तो इसमें मेरा क्या दोष है,
ये एक कथन जो है पूरे समाज में एक विमर्श उत्पन्न करता है कि इसके सही पक्ष मात्र को ही हम स्वीकार करें, या गलत काम करने वाला व्यक्ति भी यदि अपने लिए इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग करता है तो फिर उसके लिए क्या किया जाए। चलिए हम अपनी विमर्श को आगे बढ़ाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यद वन्य नाग इव संयमितो स्मितेन। और क्योंकि वन्य नाग, वन्य यानी जंगली, नाग यानी हाथी, अर्थात जंगली हाथी के कारण तेन संयमितोस्मि, तेन राज्ञा अर्थात तेन पालकेन संयमितोस्मि, उस राजा पालक के द्वारा मैं जेल में डाल दिया गया, बंधन में डाल दिया गया। मित्रों, हम अपने इस पद्य को, हम अपने इस विवेचन को आगे भी बढ़ाएंगे। अभी तत्काल एक छोटा सा ब्रेक लेकर के आप लोगों के प्रति धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं कि आप लोगों ने ध्यान से सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बस अपनी टिप्पणी जो है इस व्याख्यान के ऊपर में आप करते रहें, जो हमारे लिए ऊर्जा है।